गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सब लोग को। आवाज़ तो आ रही ठीक ना बिल्कुल आप लोग को? जी सर। ठीक। देखिए आज हम लोग जिस गुड इवनिंग टॉपिक सर। पर गुड इवनिंग सब लोग को जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक होता है। और आप लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट लोग अक्सर कहते हैं कि हम धारा 80 की नोटिस भेज देंगे। ठीक है, सेक्शन 80 की नोटिस की बात होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सेक्शन 80 की जो नोटिस होती है वो किसको भेजी जाती है। ये थोड़ी नहीं कि जिसको चाहे आपने उसको भेज दिया। और अगर आपने गलत रूप में भेजा तो देखिए ध्यान रखिएगा प्रोफेशनल इथिक्स बन गया है। प्रोफेशनल इथिक्स 5 ईयर के स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता है। अगर कोई एडवोकेट अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट कोई काम करता है या प्रोफेशन के बियॉन्ड कोई काम करता है तो बार काउंसिल ऑफ स्टेट उस पर एक्शन भी ले सकता है। और उसका पनिशमेंट जो है उसका लाइसेंस के निरस्त तक है। पहले ये सब प्रोविज़न नहीं था। तो पुराने एडवोकेट करते क्या थे, कोई आया सिविल मैटर का और उसने बताया कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा वो कर रहा, तो उसने वो एडवोकेट क्या करते थे, उनको लगता था कि सूट वूट फाइल करने में होगा, आज इसको ऐसा करो कि इससे 1,500 रुपया ले ही लो कम से कम। तो वो कहते थे ऐसा करो, हम लाओ तुम्हारे पड़ोसी को एक नोटिस भेज देते, वो घबरा जाएगा और तुम्हारा काम हो सकता है इसी से निपट जाए। और नोटिस होती क्या थी, नोटिस एक सिंपल एप्लीकेशन होती थी। उसमें अगर आप ये सोचो कितने पैसे खर्च होते हैं तो 100 रुपीज़ भी नहीं खर्च होते थे। 5-10 रुपए में नोटिस टाइप हो जाती थी प्लेन पेपर पर, और जो 25-30 रुपए की रजिस्ट्री होती थी बस। तो ये देखिए पहले तो जो होता था वो होता था। हम आप लोग को देखिए व्यवहारिक चीज़ बता देते हैं, बाकी आप लोग अभी तो प्रोविज़न हम बताएंगे ही। तो वो गलत है, अब ऐसा करना गलत है। देखिए जो लीगल नोटिस जाती है वो केवल 2 लोगों के लिए, या तो अगर आपको पार्टीज बनाना है गवर्नमेंट को, या आपको पार्टीज बनाना है पब्लिक ऑफिसर को, बस। पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक ऑफिसर, लोक प्राधिकारी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये लोग प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट, ये 2 लोगों को, एक सेकंड, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्लास चला भी, आपसे बाद में बताते हैं। तो अब देखिए जो हम लोग को अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लाना है या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट लाना है तभी। तो पहला तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, प्री में आता है कि जो स्पेसिफिक सूट होते हैं, स्पेसिफिक सूट किसके अगेंस्ट होता है, इसका नाम है विशिष्टवाद। ठीक है, मोहित ये अभी से तैयारी कर रहे हैं क्या आपके? ये सर जब भी आपकी क्लास होती पीछे जरूर आएगा एक बार। तो इनको जरा आगे कर दीजिए, सब लोग इनको देख लें। काहे पीछे बैठते हैं, फीस नहीं जमा किए हैं क्या ये? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम बताओ, हाँ। सही से बताओ, क्या नाम है बताओ। शरारत होती है? जब इनके पढ़ने की उम्र होगी तब ये नहीं नजर आएंगे, तब ये भागेंगे। और चूंकि अभी पढ़ने की, ट्यूशन जाते तो रोते हैं, मैम मारती हैं। मैम मारती हैं तो घर में पिटाई नहीं होती क्या? हाँ होती है सर, मम्मी मारती हैं। नहीं यार, मारा नहीं बच्चों को, 9 जब तक बच्चे जो है 10 साल के हो पिटाई टाई नहीं करें। वैसे भी आईपीसी का था 7 साल के नीचे को पिटाई टाई नहीं करो। आप अपने घर में ऐसे विधि का थोड़ा तो उल्लंघन, दबा के रखना चाहिए बच्चे को। नहीं, देखो वो थोड़ा सा ऐसा रहे कि बस बच्चों को डर रहे गार्जियन का, अदरवाइज जिस दिन वो समझदार होंगे फिर वो पिटाई टाई नहीं, वो खुद ही अपने आप कॉपी खोलेंगे, किताब खोलेंगे।
हमारे पुत्र जी है पहले बहुत परेशान रहते थे इनकी मम्मी, हम आज तक कभी उसको डांटे नहीं आज तक जीवन में, और बिल्कुल हमारे फ्रेंड की तरह है वो। देखते हो कभी कभी वो भी वीडियो पे आ जाता है। तो जब बड़ा हो गया अपने आप सब ठीक हो गया। तो देखो बच्चों को क्या होता है कि थोड़े से बस गार्जियन को वाच करना चाहिए, बच्चा हमारा कोई गलत काम ना करे, गलत रास्ते पे ना जाए। अदरवाइज उसको जीने दीजिए, वैसे भी बचपना खत्म हो गया है कोविड ओविड में, सब बच्चे घर में बंद रहते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय करने दिया। चलिए, तो देखिए जब आप लोग प्री में ये टिक सर लगाइएगा कि क्या हो गया कसब। सर मैं बोल रहा था कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो लास्ट में आपका साउंड प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा उसमें। क्या आ रहा है क्या भाई, और लोग सर बताइए। हम यस सर। मतलब ये जो जी रिकॉर्ड सर। क्लास है ना, आवाज सर म्यूट हो जा रही है बीच बीच में, और फिर से तेज हो जा रही है, फिर म्यूट हो जा रही है सर, तो बीच बीच में कट रही है आवाज सर। अब देखो भाई ऐसा है, वो हमारे हाथ में सर तो आवाज स्लो है। हमने अभी वही साउंड ही बढ़ाया है। जब आप लोग से बात हो रही थी तो जो साउंड देखिए इसमें 89% है, 100% साउंड होती है, 100% में बहुत आवाज़ भड़बड़ाने लगती है। हमने उसको 89% कर दिया अभी जस्ट आप लोग के क्लास लेने के शुरू में। चलिए अगर आज ऐसे दिक्कत आएगी बताइएगा फिर। तो देखो जो स्पेस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि विशिष्टवाद किसको कहते हैं। देखो इसका नाम है स्पेसिफिक सूट। क्यों? ये नॉर्मल सूट से अलग होता है। नॉर्मल सूट का क्या रूल्स है? नॉर्मल सूट का ये रूल्स है कि आपको अगर किसी से लीगल राइट आपके ब्रीच होते हैं, और आज 5 जनवरी है तो कल आप 6 जनवरी को सूट ला सकते हैं? यस सर। बिल्कुल नहीं। सुबह 10 बजे तुरंत प्लेंट दाखिल करिए, कोई फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं, प्लेंट फाइल करिए और कोर्ट में अगर आपके प्लेंट एडमिट हो जाए आप उसी समय कल 6 तारीख को ही पैसे जमा कर दीजिए, सम्मन के पैसे भिजवाने के लिए जो 7 दिन का टाइम है। तो कोर्ट क्या करेगी, नेक्स्ट डे आपका सम्मन भी भेज देगी। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक सूट लाना हो, और किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। अब आप ये बताइए कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो व्यस्ततम व्यक्ति होते हैं कि खाली होते हैं? व्यस्ततम होते हैं, बिजी होते हैं। बिजी होते हैं। अब अगर आप डीएम को पार्टी बनाना चाहते हो, होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाना चाहते हो, डिफेंस सेक्रेटरी को पार्टी आप बनाना चाहते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हम डिफेंस सेक्रेटरीज को तुरंत उनसे हम अपनी प्लेंट फाइल करें और तुरंत वो हमारा WS दे दें? देखो जो डिफेंस सेक्रेटरी है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो भारत के रक्षा सचिव हैं, वो बहुत व्यस्ततम व्यक्ति होते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी है तो वो भारत के हेल्थ सेक्रेटरी है। अगर किसी स्टेट को बनाते हो तो वो राज्य के हेल्थ सेक्रेटरीज है। डीएम है तो डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये कहा गया कि इनके लिए अलग प्रोविज़न सीपीसी में दिया गया है, और इस सूट का नाम बदल दिया गया, सूट का नाम कर दिया गया स्पेसिफिक सूट। अब आती है सेक्शन 79 क्या कहती है, 80 क्या कहती है। देखो 79 कहती है कि अगर आपको गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो क्या होगा नाम। देखिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो होगा यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। जैसे आप लोग संविधान में बहुत से मुकदमे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा रहता है भारत संघ। जैसे मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं आप लोग। और मेनका गांधी का केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत संघ। दूसरे, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, राज्य सरकार के, तो आप करेंगे स्टेट ऑफ सच स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ राजस्थान, जो भी स्टेट के अगेंस्ट है, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य। जैसे हम लोग के संविधान का सबसे हिट केस है, सबसे लीडिंग केस है केशवानंद भारती का वर्सेस में क्या है, बनाम में किसका नाम है?
केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला। यानी वो केस उन्होंने शुरुआत किया था केरला स्टेट के अगेंस्ट, वो तो अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो स्पेसिफिक सूट पे कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग पार्टी बनाएंगे जिस राज्य का मैटर होगा। अब यहाँ पे आता है कि यूनियन ऑफ इंडिया में ये नोटिस किसको जाएगी, इसी को जरा समझिए। सेक्रेटरी। देखिए, जब 2019 तक क्या स्थिति, तो 2019 के बाद क्या स्थिति हुई। 2019 तक 4 पार्ट थे। 4, पहला था कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट रेलवे को छोड़कर। अगर हमको कोई सूट लाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन रेलवे को छोड़कर, एक्सेप्ट रेलवे, तब हम लोग जो पार्टी बनाते थे सेक्रेटरी ऑफ सच डिपार्टमेंट, जिस विभाग का मैटर होता था। जैसे हेल्थ का मैटर है तो हम बनाते थे सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार। रक्षा का मैटर होता था डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रेलवे का मैटर है तब क्या होगा, नंबर 2 पे अगर कहा जी गया है कि रेलवे का मैटर है, तब हम लोग जो पार्टीज बनाएंगे जनरल मैनेजर जीएम, प्रधान प्रबंधक या मुख्य प्रबंधक जीएम, रेलवे के में पार्टी में। फिर यह कहा गया कि अगर जम्मू कश्मीर का मैटर है तो जम्मू कश्मीर के मैटर में यह कहा गया कि जो पार्टी बनाएंगे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर राज्य, या एथराइज पर्सन बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। तीसरे पे। अब 4th नंबर पे कहा गया अगर मैटर जेके का नहीं है, अन्य किसी राज्य का है, तब हम लोग पार्टी बनाएंगे उस राज्य के सचिव को। और कौन से सचिव को, सेक्रेटरी को, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो मैटर है। अगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य सचिव, राज्य के गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से रिलेटेड है, राज्य का जो होम सेक्रेटरी है, या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या जिले के कलेक्टर को। देखो, ये प्रोविजन 1909 से 1 जनवरी 1909 में हम लोग की सीपीसी लागू हुई थी, तब से ये निरंतर 2019 तक चलता रहा। 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का पूरा स्पेशल स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया। और वो जो एक्ट आप लोग को बताया गया है, बार बार हम बताते रहते हैं, वो एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो इन्फोर्स हुआ है, जो लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019। तो ये कहा गया कि उस डेट से जो भी जम्मू कश्मीर को स्पेशल फीचर मिला था, चाहे वो आईपीसी में, चाहे सीआरपीसी में, चाहे सीपीसी में, कहीं पर भी, सब एबॉलिश, खत्म। तो ये तो देखिए आथर्स की और बेयर एक्ट की जिम्मेदारी है कि वो नए तरह से निकाले। बेयर एक्ट और आथर्स की जिम्मेदारी है कि वो नए तरह से निकाले। अब अगर आप उसको लिखोगे कि जेके के मैटर में चीफ सेक्रेटरी, तो ये आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्यों, अब वो स्पेशल स्ट्रक्चर खत्म हो गए। अब ये कहा गया कि इन लोगों को हम भेजेंगे नोटिस। हमको जिससे भी पीड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो हम पहले भेजेंगे सेक्शन 80 की नोटिस। और नोटिस भेजने के बाद 2 महीने हम इंतजार करेंगे, 60 डेज नहीं, 2 मंथ्स। एग्जाम में दिया रहता है 60 दिन, 2 महीना, ऐसे करके
तो आप ध्यान रखिएगा, एक्ट में जहाँ पर दिन की बात कही गई है वो दिन हम नोट करेंगे, जहाँ पर मंथ की बात कही गई मंथ को हम अपने तरफ से इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे। हम दिमाग नहीं लड़ाएंगे कि ऐसा है कि बहुत से लोग झगड़ते हैं ना कि 2 महीना 60 दिन तो हुआ। तो जरा बताइए, दिसंबर का जो महीना पिछला रहा और जनवरी में कितने दिन होंगे, दोनों मिला लीजिए। 62। तो फिर कैसे हुआ? अच्छा, मार्च और अप्रैल को मिलाओगे तो 61 ही निकला। अगर फरवरी 28 की है और फरवरी के साथ मार्च को मिला लिया तब और नीचे आ गया 31 और 28, 59 ही आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो 2 महीना वो फ्लैक्चुएट करता है। जब 2 महीना जहाँ कहा गया 2 महीना। अब आई देखो लीगल नोटिस। लीगल नोटिस में क्या लिखा जाता है, क्या मेंशन किया जाता है और लीगल नोटिस किसकी ओर से दिया जाता है। तो देखो लीगल नोटिस देता है एडवोकेट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। उसमें एडवोकेट लिखते हैं कि मेरे क्लाइंट ने मुझे जो सूचना दी है उसके आधार पर मैं आपसे आपको निम्न बातों से अवगत कराता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। मैं कुछ नहीं कह रहा, जो मेरे क्लाइंट ने कहा है उसका मैं लीगल फॉर्म बना के आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये एक तरह से प्लेंट की तरह बनता है। उसमें जो जो प्लेंटिफ की प्रॉब्लम होती, पीड़ित व्यक्ति की प्रॉब्लम होती, वो सब लिखता है और लिखता है चूँकि आप विशिष्ट व्यक्ति हैं अतः आपको मैं धारा 80 की नोटिस भेज रहा हूँ और नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर अगर आप मुझे मेरी रेमेडीज़ नहीं देंगे, मुझे उपचार नहीं देंगे, तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा लाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जैसे आप कहते हैं धमकी, तो ये एक तरह से जो है वार्निंग है, चेतावनी। और कैसी चेतावनी? लीगल, कि जो आपने मेरे लीगल राइट्स को ब्रीच किया है या तो आप मुझे कंपनसेट कर दीजिए। अगर आप कंपनसेट नहीं करते हैं तो जैसे 2 महीना बीतेगा हम इंटाइटल हो जाएंगे आपके विरुद्ध सिविल सूट लाने के लिए। आप ये जान लो कि अगर इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी की गई है एडवोकेट ने, तो देखो जो अच्छे एडवोकेट होते हैं वो अपने पैड पर, लेटर पैड पर उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो वो ड्राफ्टिंग अच्छी करते हैं। तो जब ये लेटर पहुंचता है अथॉरिटी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के पास, रेलवे के मैटर में जीएम के पास, स्टेट गवर्नमेंट में जो उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उनके पास, तो जो उनके पास ये लेटर पहुंचता है सब उनके पीएस लोग होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी। वो जितने भी ये लेटर आते हैं उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं और 99% जजमेंट डिसीजन वही लेते हैं। क्योंकि देखो जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो बहुत बिजी व्यक्ति होता है, ऐसा तो व्यक्ति नहीं है। तो 2 बात होती है। पहली बात, उन्होंने लिखा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर सरकार विचार कर रही है, मंत्रालय विचार कर रहा है, अथॉरिटी आप पर विचार कर रहे हैं, जैसे कोई डिसीजन लिया जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो क्या अब 2 महीने के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा? फिर नहीं, अगर रेमेडी नहीं लिया गया तब होगा। नहीं, उन्होंने आपको बोल दिया कि आपके मैटर पर विचार हो रहा है और जैसे ही कोई डिसीजन हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, आप इंतज़ार करें। यानी वो आपके लीगल नोटिस को इग्नोर नहीं किए, लीगल नोटिस को उन्होंने इंटरटेन किया है। इंटरटेन करने के बाद प्रॉपर आंसर दिया है, तब आप 2 महीने का बाद सूट नहीं लाओगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार ऐसा नहीं कि साल 2 साल, एक रीजनेबल पीरियड। जो रीजनेबल पीरियड है 1 महीना, 1.5 महीना। मान लीजिए 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, 2 महीने के बाद नहीं हुआ तो आप रिमाइंडर दे दीजिए कि मेरे लीगल नोटिस पर आपने कहा था कि मंत्रालय, मिनिस्ट्री विचार कर रहा है या अथॉरिटी विचार कर रहे हैं और 2 महीना बीत गया, 15 दिन और बीत गया, मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। ये होता है देखो सब सिस्टमेटिक तरीका। दूसरा ये होता है कि 2 महीने
का समय बीत गया, कोई आंसर नहीं आया। सेक्शन 80 की नोटिस गई और 2 महीने का समय बीत गया और वहां से कोई भी आंसर नहीं आया, न यस आया न नो आया। तब तब आप जिस दिन 2 महीना खत्म होगा उस दिन आप इंटाइटल हो जाएंगे किसके लिए? सूट लाने के सूट लिए। के लिए। लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। तीसरा ये है कि उन्होंने आंसर तो दिया लेकिन आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जो आप रेमेडीज मांग रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी आपके बातों को उन्होंने इग्नोर कर दिया 2 महीने के अंदर ही। तब हम क्या लीगल सूट ला सकते हैं उनके अगेंस्ट? हाँ सर, लेते आएंगे। लेंगे। क्यों? वो कोर्ट तो है नहीं, न्यायालय तो है नहीं। वो तो एक अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी और न्यायालय में अंतर है। हम उनके इस इग्नोरेंस को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखो, अब हम लोग जब प्लेंट फाइल करते हैं स्पेसिफिक सूट पर, तो जो ट्रायल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, वो सबसे पहले हम लोग से पूछता है कि सेक्शन 80 को कंप्लायंस किया, आपने धारा 80 का अनुपालन किया। अगर आपने कहा नहीं, प्लेंट रिजेक्ट। प्लेंट रिजेक्ट क्योंकि प्लेंट क्या है? प्री मेच्योर है। आपके प्लेंट अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी कच्ची प्लेंट है। तो जाइए पहले सेक्शन 80 की नोटिस देकर और 2 महीने के बाद तब आइए। दूसरी बात, आपने कहा सर मैंने दिया था। उन्होंने कहा क्या आंसर आया? तो 3 आप बताओगे कि आंसर ही नहीं आया। वेरी गुड, नहीं आंसर आया, ठीक है, आपके प्लेंट मेच्योर प्लेंट है। दूसरा, आंसर आया लेकिन मैं उनकी जो आंसर है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं। चलो ठीक है, कोर्ट विचार करेगी। तीसरा, आंसर आया है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, तब भी आपकी प्लेंट रोक दी जाएगी क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं राज हुआ। देखो, प्लेंट तभी इंटरटेन होती है, वाद पत्र तभी स्वीकार होता है जब वाद का कारण उत्पन्न हो। तो कारण तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करिए ना। तो आप क्यों नहीं इंतजार कर रहे? क्यों न्यायालय में चले आए न्यायालय का मूल्यवान समय खराब करने? तो ये जो है, अगर कंडीशन रहती है कि आप उनके आंसर से संतुष्ट नहीं है, तब आपकी मानी जाएगी। दूसरा ये कि 2 महीने बीत गए और उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया, तब हम लाएंगे सूट, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। अब यहाँ पे देखो, एक एक चीज को ध्यान रखना, प्री के एग्जाम में मेंस में आना ही आना है ये क्वेश्चंस। अब ये आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट बिना सेक्शन 80 की नोटिस दिए डायरेक्ट सूट ला सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेक्शन 80 का एक्सेप्शन, धारा 80 का अपवाद। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें हमको धारा 80 का अनुपालन नहीं करना है, कोई इमरजेंसी का केस। हमको नहीं लाना है, तो हम ला सकते हैं? तो 2 बातें हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं है तब तो बात ही छोड़ दो। अगर हाँ है तो वो कंडीशन क्या है जिस पे हम लोग धारा 80 का कंप्लायंस नहीं करते और सूट ला सकते हैं? किसको मालूम है? सर अगर रेमेडी अगर जल्दी चाहिए होता है, जो कि वो इमीडिएट नेचर का अगर रेमेडी चाहिए होता है, तो वहां पे कोर्ट में वहां पे बिना नोटिस के हम सूट फाइल कर सकते हैं। और इस पे कोर्ट फिर अपना डिसीजन लेता है, देखता है सब कुछ कि रीजनेबल है कि नहीं। देखो, जो हमारा विवाद का विषय है वो ऐसा है कि जो क्षयशील प्रकृति का है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और खराब होने के साथ मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। और गुडविल एक बार अगर किसी की खराब हो गई तो वापस आती है? अगर किसी की गुडविल खराब हो गई एक बार तो वापस आती है?
लाख कोशिश के बाद भी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए बापू आसाराम है, मान लीजिए एक समय पे उनको छोड़ दिया जाता है, चलो, तो वापस आने पर अब उनकी वो छवि बन पाएगी जो छवि पहले थी? लोग शर्माएंगे उनके आश्रम में जाने से। महिलाएं तो कदापि नहीं जाएंगी, और पुरुष भी जाएंगे तो शर्माएंगे कि कोई मुझे देख न ले। और कहीं उनके साथ किसी ने फोटो ले लिया, तब आप कोशिश करोगे फोटो डिलीट कर दे। और एक समय था उनके साथ फोटो लेना आपके लिए सम्मान की बात थी कि हमने बापू के साथ फोटो खिंचाया। क्यों? अब उनकी स्थिति बदल गई। अब उनकी स्थिति बदल, अब वो कभी नहीं आ सकता इस मानव शरीर में, अब उस रूप में नहीं आ सकते। एक छोटा सा आप लोग को एग्जाम्पल बताया गया, तो देखो इसको कैसे हम बताएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। एक्स नामक एक व्यक्ति है, वो केले का व्यापारी है। वो क्या करता है, रेलवे से वो बिल्टी के थ्रू कच्चे केले मंगाता है, बॉम्बे साइड से, भुसावल वगैरह से, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 2-4 जिलों में सप्लाई करता है। कच्चे केलों को मंगाता है, उसको पकाता है, पकाने के बाद बेचता है। और वो रेलवे के थ्रू, आप देखते होंगे रेलवे में मालगाड़ी के डिब्बों में भर भर के केले आते हैं। कभी आप देखोगे भर भर के मछलियाँ आती हैं। ये सब व्यापारी लोग अपना मंगाते रहते हैं रेलवे के थ्रू, क्योंकि बिल्टी रेलवे की सस्ती पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज है। गवर्नमेंट की सर्विसेज आप जानते हैं सस्ती रहती है। और उसका ये लगातार वो 10 साल 15 साल से मंगा रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। एक बार क्या हुआ, उसकी बिल्टी फंस गई। बिल्टी फंसने का मतलब कि रेलवे उसके बिल्टी के केले को नहीं दे रहा है, और वो प्रेयर कर रहा है, लेकिन रेलवे ने नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो रेलवे के जीएम को, अभी हमने बताया कि रेलवे के जीएम को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, अगर वो जीएम को देता है लीगल नोटिस धारा 80 की, तो 60 दिन इंतजार करे। उस 60 दिन में कच्चे केलों की क्या स्थिति हो जाएगी? खराब हो जाएगा। डैमेज। तो मान लीजिए 60 दिन के बाद आपको डैमेजेस मिलता है, क्षतिपूर्ति, तो क्या ठीक है? प्रॉपर रेमेडीज है? नो। नो सर। क्यों? अब आपकी गुडविल खत्म। जो आपसे 100 लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, वो तुरंत आपसे कहेंगे इस बार आपने नहीं भेजा, देर हो रहा है, माल नहीं आ रहा है, माल नहीं आ रहा है। और इसी में कहीं वाई नामक व्यक्ति ने केले को मंगा के लोगों को सप्लाई करने लगा, क्योंकि व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदता होती है। किसी वाई नामक व्यक्ति को चला कि एक्स तो इसमें फंसा हुआ है, बहुत अच्छा मौका है, और उसने क्या किया, जहाँ से आता था बॉम्बे से, भुसावल साइड से, उसने मंगाया और व्यापारियों को देने लगा। अब एक्स की प्रॉब्लम सपोज करिए 15 दिन 20 दिन के बाद सॉल्व भी हो गई। अब छोटे व्यापारी जो रिटेलर है वो कहेंगे नहीं, मैं वाई से ही लूँगा, आपने तो 1 हफ्ते तक मुझे दिया नहीं, अब मैं आपसे नहीं लूँगा। तो जो मिस्टर एक्स है उनका तो चला गया, बिजनेस डाउन हो गया, उनके रेपुटेशन ख़त्म हो गए, उनकी गुडविल ख़त्म हो गई। तो ऐसे कंडीशन में कहा गया कि जब ऐसा प्रॉपर्टी कभी भी डिस्प्यूटेड हो जाए, तब आप डायरेक्ट सूट लाइए सिविल कोर्ट में, और ये बताइए कि मैंने लीगल नोटिस को क्यों कंप्लायंस नहीं किया, मैं क्यों रेलवे के जीएम को नहीं बताया, क्यों मैं 2 महीने तक इंतज़ार नहीं कर पाया। तो आप बताओगे कि भाई देखो, मेरा जो विषय वस्तु थी, सब्जेक्ट मैटर था, वो ऐसा था कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर दीजिए, और केवल ऑर्डर मुझे ये दे दीजिए जिसको कहते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन, टीआई। बस आप रेलवे को निर्देशित कर दीजिए कि मेरा कच्चा केला मुझे सुपुर्द कर दे, ताकि मैं अपने व्यापार को चालू रख सके। बाकी जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होगा मैं मानूंगा।
तब ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, तो आप इसके लिए बताएंगे कि वो एक्स नामक व्यक्ति बिना लीगल नोटिस के डायरेक्ट सिविल सूट ला सकता है और जीएम को पार्टी बना सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये बात जो अभी हमने बताया? Yes. पूजा Yes, sir. पूजा नेट चल रहा है? जी सर। कल का क्लास कैसे देखा? सर डाउनलोड करके। देख लिया? जी सर। समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं सर, समझ में आ गया सर। अभी जो बात बताई गई वो समझ में आया? जी सर। सर एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगी तो आ जाएगा, कुछ हाँ। कुछ आ गया है। देखो, अगर जहाँ पर दिक्कत हो कल की क्लास में बताना, या अभी सोचे रहो, अभी तो क्लास ली जा रही है। चलिए गरिमा आप बताइए, आ गया सर समझ में। क्या समझा आपने, जरा हमको बताइए क्या चीज़ें समझा आपने आज की क्लास में, क्या समझा आपने? सर आज आपने बताया सेक्शन 79 हाँ, जो ये बताता है कि सूट फाइल किया जाएगा सरकार के विरुद्ध या सरकार के द्वारा, जो इसमें नहीं आपने नहीं, ये बताया और भी केस होगा ना ये यूनियन ऑफ इंडिया। और सेक्शन 80 के बारे में आपने बताया ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ऑफिसर के अगेंस्ट जो सूट फाइल किया जाता है, इसके बारे में। अगर हमको स्टेट के अगेंस्ट सूट लाना है तो लीगल नोटिस किसको भेजेंगे? स्टेट ऑफ यूपी या स्टेट ऑफ एमपी, इस तरीके से ना। स्टेट ऑफ यूपी, अगर मान लीजिए आप एक लेटर लिखते हैं स्टेट ऑफ यूपी, तो वो लेटर कहाँ जाएगा? गवर्नर हाउस जाएगा, चीफ मिनिस्टर हाउस जाएगा, कहाँ जाएगा? सचिव को सर, मतलब जो सचिव को जाएगा ना ये। कहाँ पर? जैसे कि आपने अभी बताया था केंद्र सरकार के विरुद्ध जो नहीं जाएगा, नहीं, जैसे राज्य रेल में से बताइए, संबंधित राज्य। जाएगा, रेल नहीं नहीं, राज्य में अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लाना है तो आप लीगल नोटिस किसके नाम भेजिएगा? को जाएगा ना, हैं? जिस सरकार के विरुद्ध जाएगा सरकार के सचिव को, उस सरकार के मंत्रालय के सचिव के विरुद्ध। मंत्रालय के सचिव को। हाँ। अच्छा, या उसमें एक शब्द और है, या अथवा, या सर जो प्राधिकारी नियुक्त किया है उनको, नहीं, कलेक्टर, लोक प्राधिकारी, जिला के कलेक्टर, हाँ, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जिले के कलेक्टर। समझ में आ रहा है? Yes. अगर आप राज्य को पार्टी बनाना चाहते हैं तो देखो, राज्य से थोड़ी नहीं कि कोई पीड़ा है, राज्य की किसी मंत्रालय से पीड़ा है ना। राज्य तो कुछ होता ही नहीं, राज्य तो क्या है, सारे मंत्रालयों से मिलकर बनता है। तो आपको राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रॉब्लम होगी, गृह मंत्रालय से प्रॉब्लम होगी, या राज्य के जो प्राधिकारी है जो जिले में हैं उनसे कोई समस्या होगी ना। तो ये कहा गया है कि अगर आपको राज्य के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री के, जो मिनिस्ट्री होती है उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, और राज्य के जो लोग जिले में हैं प्राधिकारी, उनसे कोई प्रॉब्लम है तो कलेक्टर को। क्यों कलेक्टर को दिया जाता है? कलेक्टर होता है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। जिले का कलेक्टर से बड़ा कोई भी अधिकारी नहीं होता। और देखो एक चीज आप लोग समझ जाओ, दो चीजें पैरेलल चलती है, समानांतर। शासन प्रशासन, शासन होती है गवर्नमेंट, प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन होता है वो जनता के बीच में रहता है। जो प्रशासन करने वाले लोग होते हैं वो जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, और जो शासन चलाने वाले लोग होते हैं वो मंत्रालय से जुड़े होते हैं। जैसे जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, ये क्या होते हैं? पब्लिक ऑफिसर। कोई अगर आईएएस ऑफिसर बन गया, जिलाधिकारी बन गया, तो कहाँ जाएगा? जनता के बीच में तो रहेगा। कोई एसडीएम बन गया, एडीएम बन गया, कोई डीआईजी बन गया, कोई आईजी बन गया, तो किसके बीच रहोगे? जनता के बीच। और आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां जाके देखना, तो जो डीएम महोदय होते, एडीएम होते, लिखा रहता जनता से मिलने का समय।
और उनको पूरी कोशिश करनी होती है कि उतने समय रहें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 12 बजे से 1 बजे जनता से मिलने का समय। तो ध्यान रखिएगा डीएम महोदय फिर 12 से 1 रहेंगे। कोई अगर कैजुअलिटी आ गई बात अलग, अब पता ये चला 1 महीना तक वो रहे नहीं। 1 महीने तक वो लगातार लापता है। तो आप ध्यान रखिएगा तुरंत मीडिया में आ जाएगा। और चैनल वाले तो दिन भर ढूंढते रहते हैं। तुरंत कैमरा डब्बा डुब्बी लेके पहुंच गया, ये देखिए जिलाधिकारी का कमरा 12 बज रहे हैं, जिलाधिकारी गायब है, ये देखिए उनका चपरासी सो रहा है, पता नहीं कहाँ से इसे सोती फोटो लगा के वाहवाही ले लिए। अब वो समय नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कहीं लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के सामने कि जनता से मिलने का समय, सीजीएम के सामने लिखा रहता है जनता से मिलने का समय। क्यों? उनसे जनता का क्या लेना देना? उनसे जनता का क्या लेना देना? उनका तो केवल एक काम है, न्यायिक वर्क। 10 बजे अपने डेस्क पर बैठिए, 5 बजे तक आप जुडिशियल वर्क करिए, 5 बजे के बाद आपकी छुट्टी। अब जिले में आग लग रही है, जिले में दंगा हो रहा है, जिले में कुछ भी हो रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं। और डीएम साहब कै बजे उठेंगे, कै बजे बैठेंगे? डीएम साहब का कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं। अगर मान लीजिए रात में 2 बजे, रात में 1 बजे जिले में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक, सबसे पहले डीएम ऑफिस से फटाफट आएगा फोन एसडीएम को, एडीएम को, जितने भी एसपी सब लोग सब पहुंचेंगे। अगर मान लीजिए 20-25 मिनट देर हो गया, तब मीडिया तो पहुंच गए। वो तो पता नहीं क्यों इतने एक्टिव रहते हैं कि इस और काम में नहीं, और सबसे पहले दिखाएंगे घटना घट गई और डीएम लापता, जिले के एसपी लापता। चलो, अब होगा क्या? अगले दिन गाज गिरेगी शासन की। किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर, कि डीएम ट्रांसफर, डीएम सस्पेंड। कभी आपने सुना कि डीजे को ट्रांसफर किया गया, सस्पेंड किया गया? उनसे मतलब नहीं। तो 2 चीज साथ साथ चलती है, शासन प्रशासन। इसीलिए इसमें नाम क्या दिया गया? शासन और प्रशासन दोनों का नाम है सेक्शन 79 और 80 में। क्या नाम है? सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या पदीय हैसियत वाले लोक अधिकारी के विरुद्ध। सरकार मतलब शासन और लोक प्राधिकारी मतलब प्रशासन। तो अगर आपको शासन, अच्छा अब देखिए, तो आप ये बात को एडमिट करते होंगे, समझते होंगे कि शासन और प्रशासन दोनों बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम साहब बहुत मजे से रहते हैं। मजे से कौन रहता है? डीएम साहब का परिवार, एसपी साहब का परिवार, डीआईजी साहब का परिवार, क्योंकि उनके पास तो कोई काम नहीं परिवार के पास, और सुविधाएं ज़्यादा। तो वो लोग तो सच में ऐश करते। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि आज 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक है, अब जैसे इस समय मान लीजिए 9 बजने जा रहे हैं, 10 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस में बुला लिया गया सिक्योरिटीज़ की मंत्रालय की मीटिंग, और ये कहा गया ये मीटिंग जो है हाई लेवल मीटिंग है, एक और नया शब्द। अब सारे जो अथॉरिटी हैं सब पहले तो अपने को अपडेट करेंगे, डाटा से लेकर फाइल से लेकर सब। क्यों? पता नहीं चीफ मिनिस्टर क्या पूछ ले, पता नहीं हाई लेवल मीटिंग में क्या बात होगी। अब उनका खाना पीना सब खत्म, अब पहले क्या करें? हाई लेवल मीटिंग करें। और उसी पता चला वादी का वाद पत्र आ गया कि लाओ लिखित कथन दो। खाने के तो फुर्सत नहीं, पहले तो चले वो प्लेंट की WS तैयार कराए। तो ये कहा गया सब्र करो, किसको? प्लेंटिफ को। आपके तरफ वो खाली नहीं है, तो आप क्या करिए? उनको एक सूचना दे दीजिए, उनको एक सफिशिएंट टाइम दे दीजिए 2 महीने का।
अगर 2 महीने में आपका काम नहीं करते तब आप उनको सूट फाइल करिएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया हो ये चैप्टर क्या कहता है, ठीक है। चलो एक चीज़ और आज आप लोग को पढ़ा दें। अच्छा देखिए, सैटरडे के बाद हम जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए बाहर, एक लीगल कॉन्फ्रेंस है जयपुर में। तो मंडे से सैटरडे हम नहीं रहेंगे, मंडे से सैटरडे, अगले सैटरडे, इस सैटरडे तक हम आप लोग की क्लास लेंगे। और चूँकि हमारी 5 बजे इलाहाबाद से जाना है हमको, तो हम मंडे से लेकर सैटरडे तक, यानी कि जो नेक्स्ट मंडे आएगा मे बी 16 तारीख, तब आप लोग की क्लास लेंगे। तो इस सैटरडे तक हम आप लोग की क्लास लेंगे, आप लोग को कुछ होमवर्क दे देंगे, वो आप लोग सब तैयार करिएगा। जब हम 16 तारीख को लौट के आएंगे तो फिर जहाँ से छोड़े रहेंगे उसके आगे से क्लास लेंगे। इस बीच में आप लोग को भी अगर कोई काम हो तो कर लीजिएगा। देखिए एक चैप्टर और आज हम लोग के साथ डिस्कस करें, इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन जिसको कहते हैं निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। देखिए जो ये इंडिजेंट पर्सन है, इसी पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 39A। तो कुछ जिसमें कहा गया निशुल्क विधिक सहायता। ये कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जो गरीबों का देश है। भारत बहुत अमीरों का देश थोड़ी नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह। भारत में अगर देखा जाए कितने उद्योगपति हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। 1% भी नहीं। एक सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए और पॉलिटिशियन को ले लीजिए, बाकी तो सब आम नागरिक है ना। और अगर इसके अलावा कोई आय से अधिक संपत्ति रखा है, अगर मान लो कोई जेई है, कोई थानेदार है, खूब लूट लाट के रखा है, तो ये कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लो। अब आके जो ये क्या नाम है हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये हाईली इनकम टैक्स भी देते हैं। सोचे 37 करोड़ रुपया अक्षय कुमार ने इनकम टैक्स दिया, 37 करोड़। हम लोग पूरे जीवन में 37 करोड़ को आंखों से नहीं देख पाएंगे, रखना तो बहुत दूर की बात है। तो कमाते कितने हैं? अगर 37 करोड़ दिए हैं तो कम से कम 3700 करोड़ कमाए होंगे, तभी तो दिए होंगे 10%, 20%। तो इनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन की 1% भी नहीं। अच्छा बेरोजगार कितने हैं देश में? जिनके पास कोई काम नहीं है, न नौकरी है, न प्राइवेट बिजनेस है, न वकालत करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा उनका परसेंटेज कितना है जो गरीब हैं? हेलो, हाँ आशु बोलो। अच्छा अभी तुमको हम आधे घंटे में फ़ोन करते, क्लास चले अभी बताते हैं आधे घंटे, ठीक है। हाँ तो कितने % लोग ऐसे हैं जिनको निर्धन कहा जाता है, गरीब कहा जाता है, और इसके लिए एक वर्ड है बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड धारक 39%। भारत में 39% लोग ऐसे जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उन्हीं को सरकार दे रही है फ्री भोजन। जो आप सुनते होगे ना बीपीएल कार्ड धारक को 5 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, क्या क्या मिल रहा है, उन्हीं लोग को मिल रहा है, क्योंकि कोविड में जो था वो भी उनका खत्म हो गया। अब आता है कि जब 39% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटियां नहीं है, तो मुकदमा कैसे लड़ेंगे? एक जनसंख्या के आधे से मतलब 1/3 से ज़्यादा लोग हैं ना। तब देखिए इसके लिए सीआरपीसी में, सीपीसी में दोनों पे प्रोविज़न बनाया गया। सीपीसी में जो प्रोविज़न है वो इंडिजेंट पर्सन का है, ऑर्डर 33, और जो सीआरपीसी है उसमें धारा 304। जो सीआरपीसी के सेक्शन 304 है, 304 में कहा गया है फ्री लीगल एड। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्यूज बना दिया जाता है और अभियुक्त बनाने के बाद उसके पास एडवोकेट का पैसा नहीं है,
तो ये सब कहा गया कि उसको फ्री लीगल एड दिया जाए। तो सीआरपीसी वाला तो चलो हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। अब आता है ऑर्डर 33। देखो 1976 तक इनको कहा जाता था पापड़ सूट, PAUPER, और उस समय इनका नाम था अकिंचनवाद, क्योंकि 1976 में इसमें परिवर्तन किया गया। जो पापड़ सूट था इनको नाम दिया गया इंडिजेंट। अब क्या हुआ, इसमें दोनों में अंतर क्यों आया? देखो पहले जो निर्धन थे वो डिफाइन नहीं थे, हु इज इंडिजेंट ये मालूम नहीं था। तो पहली बार जब सीपीसी में संशोधन हो रहा था स्वतंत्रता के बाद, गणतंत्र बनने के बाद, तब ये कहा गया कि जो इंडिजेंट है इनको डिफाइन किया जाए, यानी कि ऑर्डर 33 का रिलीफ दिया किसको जाए। ये थोड़ी जो चाहे वो मांग ले। तब उसके लिए इंडिजेंट शब्द को जोड़ा गया और इंडिजेंट को डिफाइन किया गया। इंडिजेंट है कौन? इनको दो पार्ट में बांटा गया। देखो 1976 में बहुत से ऐसे सूट होते थे जिसमें कोर्ट फीस नहीं लगती थी। जैसे कि जो फैमिली कोर्ट के मुकदमे होते थे उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती थी। कहा जाता था भाई ये तो परिवार का मुकदमा है, पति पत्नी का है, इसमें कोर्ट फीस की क्या ज़रूरत है, छोड़ दिया जाता था। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो सूट होते थे उसमें भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती थी। तो देखो इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। नंबर एक, अगर जो निर्धन व्यक्ति वाद लाना चाहता है, गरीब व्यक्ति जो सूट लाना चाहता है, उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है फीस, और जो ये फीस प्रिस्क्राइब होती है इसकी जानकारी हम लोग को कैसे मिलती है, उसके लिए बना है कोर्ट फीस एक्ट। कोर्ट फीस एक्ट, कोर्ट में कौन से सूट के लिए, कौन से एप्लीकेशन के लिए, कौन से अपील के लिए कितने पैसे का हमको लगाना है कोर्ट फीस, वो बना हुआ है। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है कि कोई सूट हम कितने दिनों के भीतर लाएंगे। तो अगर किसी भी सूट में प्रिस्क्राइब्ड है कोर्ट फीस और उसके बाद उस व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं है, मान ली 10,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, जो भी है उसके पास है ही नहीं, तो ये कहा गया कि उसको इंडिजेंट का रिलीफ दो। दूसरा ये कहा गया कि जहां पर फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां पर उसके पास 1,000 रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति नहीं है, तो ये कहा गया कि उसको भी निर्धन माना जाए। हमारी सरकार किसको निर्धन मानती है? ये तो मुकदमा लेने वाला मैटर हो गया ना। हमारी सरकार किसको निर्धन मानती है? ये तो न्यायालय में जाने का है। जब आप न्यायालय में जाओगे तो आपके पर ये पैरामीटर रखा गया है, लेकिन सरकार किसको निर्धन मानती है? जिसको कि फ्री में दे रही है राशन, उनके लिए वर्ड है BPL, बिलो पावर्टी लाइन। और इसके लिए आपको अपने तहसील से, अपने SDM के ऑफिस से बनाना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। वो तहसील को लोग आएंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को चेक करेंगे, जानेंगे, तब आपका इनकम सर्टिफिकेट देंगे। तब आप उस इनकम सर्टिफिकेट से BPL का राशन कार्ड बनवाएंगे और तब आपको सरकार का अनाज फ्री में मिलेगा। ये तो आर्टिकल 21 को वायलेट ना हो इसलिए दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिजेंट में और BPL में क्या अंतर है, तो BPL दिया जा रहा है आर्टिकल 21 जो वायलेट ना हो। भाई अगर 39% लोग भूख प्यास से तड़प तड़प के मरेंगे तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है कि नहीं है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये बताओ सुसाइड करना अपराध है? मान लीजिए व्यक्ति भूख से सुसाइड कर ले, परिवार के साथ सुसाइड कर ले कि भाई जब खाने नहीं तो लाओ सब लोग मर जाओ। अच्छा मर गया तो चलो बहुत अच्छी बात है, अब बच गया तब अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए चलो दंड।
तो ये सब स्थिति ना आए इसलिए सरकार दे रही बीपीएल को। अच्छा, अब पॉलिटिकल लोग क्या बताते हैं, ये तो लॉ के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल कहते हैं वोट बैंक। योगी अपना वोट बैंक बड़ा सॉलिड है, मोदी अपना वोट बैंक सॉलिड है। आपको देखो तीनों बात हमने बताई, न्यायालय की बात बताई कि सूट पे कौन इंडिजेंट है, लीगल बताई कॉन्स्टिट्यूशनल, और नेताजी की बात। तो आपको नेताजी की बात को ईश्वर ने दो कान दिया है, एक लेफ्ट एक राइट, और दोनों कान जुड़ा है, ये भी ताजुब है। एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दीजिए, इंटरव्यू में तो मुंह से निकलने न पावे, इंटरव्यू में मुंह से निकलने न पाए कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक है। नोट करिएगा, इंटरव्यू बहुत बड़ी एक क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए सरकार ने अच्छा सा वोट बैंक तैयार कर लिया है लोगों को फ्री राशन देकर, आपका क्या कहना। ये आ गया बीपीएल पर, 100 शब्दों में लिखिए। आपने लिख दिया कि सरकार के लिए एक अच्छा सा वोट बैंक है, आपको मिलेगा अंडा मुर्गी का। तो आपको लिखना पड़ेगा, हम लोग रहते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश में, जहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान का अनुच्छेद क्या नाम है 21 कहता है लोगों की प्राण की रक्षा करना है, दैहिक स्वतंत्रता करना है। हमारे यहाँ 39% लोग निर्धनता रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनके पास खाने को रोटियां नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 21 का अनुपालन करने के लिए सरकार ने क्या किया है, निर्धन लोगों को अनाज देता है। ये जो हमारा देश है इसका मुखिया कौन है, भारत का मुखिया कौन है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ द नेशन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। सब सोचा आपकी बिटिया आइटिया है। आप द्रौपदी न रटिए, आप ये रट लीजिए प्रेसिडेंट, कल ये परसों कोई और बैठ जाएगा। तो इन्होंने किस बात की शपथ लिया है, आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट किस बात की ओथ लेता है, संविधान के उपबंधों की रक्षा करेंगे, लोक कल्याणकारी काम करेंगे। इसी बात की शपथ लिया है चीफ ऑफ द नेशन ने। तो संविधान के उपबंधों की रक्षा करेंगे ना, 21 का उल्लंघन हो तो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दिया है बीपीएल कार्ड धारक और अनाज। एक स्टूडेंट ने लिखा कि बीजेपी का वोट बैंक है, एक स्टूडेंट ने ये लिखा। अब आप समझ लो कौन स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। तो इतना आने के लिए जुडिशियल माइंड भी तो होना चाहिए। अब आप जाते कहो नेट पर, नेट से कहोगे कि जरा बीपीएल के बारे में बताओ, पता नहीं क्या बताएगा। फिर आपको लगा कि ऐसा करो इसका विकिपीडिया खोलो, हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा होगा, चलो विकिपीडिया खोले, नोट कर लिए। वही आपने चुराया, वही बी ने चुराया, सी ने चुराया, डी ने चुराया। और जो आपका अपना स्किल है वो तो कोई नहीं चुरा सकता ना, आपका ज्ञान वो तो आपका अपना है ना, पेटेंट है। अपने स्किल के पेटेंट को यूज करो जुडिशियल सिस्टम में। अगर आप नेट के चक्कर में पड़े, जान लीजिए, तो नेट के चक्कर में पड़ने पे क्या होता है, वो कॉमन आंसर हो जाता है, उसमें कोई कहीं से भी स्किल नहीं यूज होगा। और जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कोरिलेट करिएगा तो सब आंसर आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है और वो सूट लाना चाहता है तो उसको प्लेंट लाने के पहले ऑर्डर 33 की एप्लीकेशन देनी होगी। कोर्ट से ये कहेगा कि मुझे निर्धन मान लिया जाए, इंडिजन मान लिया जाए, और मुझे कोर्ट फ्री से फ्री कर दिया जाए। तो दो बातें हैं, या तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगा या तो रिजेक्ट कर देगा। अगर कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया तो उसको क्या हो जाएगा, कोर्ट फीस से फ्री। और अगर वो कहता है मुझे एडवोकेट भी दिया जाए तो एडवोकेट की भी फ्री सुविधा उसको दे दी जाएगी। मुकदमा शुरू। अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई
तो रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो वाद नहीं ला सकता। रिजेक्ट होने का मतलब केवल है कि इंडिजेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, न कि प्लेंट रिजेक्ट हुआ है। इसको समझिए बहुत अच्छी तरह से। उसकी एप्लीकेशन कौन सी रिजेक्ट हुई है? ऑर्डर 33। प्लेंट नहीं रिजेक्ट हुआ है। अब वो चाहे तो फीस देकर मुकदमा लड़ सकता है। तो जज साहब भी नहीं कहेंगे अभी तो तुम परसों आए थे तो गरीब बन के आए थे, आज तो पैसा सा लेके आए हो। ये सब बात व्यवहार में पूछी जाती है। जैसे व्यवहार में लोग कहते हैं ना, परसों तुम तो बड़ा गिड़गिड़ा रहे थे, आज तो बड़ा नोट दिखा रहे हो। तो जज साहब ये आपसे नहीं कहेंगे आप पैसा दे के आइए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब WS फाइल करने के लिए प्लेंटिफ को नोटिस मिले, प्लेंटिफ भी क्या ऑर्डर 33 का रिलीफ ले सकता है? क्या प्रतिवादी भी कह सकता है कि मैं गरीब हूं? क्या उसे भी न्याय दिया, लाभ दिया जा सकता है? यस हाँ सर, सर। किया जाता अच्छा, यस। दिया जा सकता है। चलो ये बात भी सही है। अब ये बताइए, दो में से एक ही जीतेगा ना? तो राज्य क्यों दोनों को फ्री में लड़वा रहा है? क्योंकि सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि हियरिंग द बोथ पार्टीज। राज्य हमारा संरक्षक है और बड़ा मजा ले रहा है, दोनों से लड़वा रहा है। जैसे अमेरिका नहीं लड़वाता सबसे, ताइवान को चीन से लड़वा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, जबरदस्ती ताइवान को भड़काया हुआ है। और यूक्रेन तो देख रहे हैं क्या दशा है। तो इसका आंसर आप ये देखिएगा कि भाई जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कहता है हियरिंग द बोथ पार्टी। आपने वादी को तो निर्धन रूप में सुनने का अधिकार दे दिया, अब प्रतिवादी अगर निर्धन है तब उसको कैसे सुनेंगे? वो अलाउ, तो राज्य इसलिए अलाउ करता है कि कहीं से भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन न हो। चलो, अब ये मुकदमा चलते चलते एक समय ऐसा आएगा, एक हारेगा एक जीतेगा। अब यही चीज आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो। अब राज्य ये कहता है, स्टेट ये कहता है, आप लड़ लिए, थक गए, अब मेरा पैसा दो। जो हारा है वो भी दे, जो जीता है वो भी दे। जीते वाले व्यक्ति को जितनी डिक्री मिलेगी, जितने अमाउंट की डिक्री मिलेगी, पहले कोर्ट फीस काट लिया जाएगा और हारने वाले को बना दिया जाएगा दिवालिया, इंसॉल्वेंट। हमने आप लोग को बताया था कि सरकार अपना कोई भी रेवेन्यू छोड़ती नहीं। कोरोना में भी कुछ छोड़ा नहीं, सब वसूला, बिजली पानी सब, बच्चों के फीस सब। तो वो कहती भाई आपने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं, मैंने आपको इसलिए फ्री कर दिया था ताकि सूट लाना लीगल राइट है, तो आपका लीगल राइट न टूटे, आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस न टूटे, मैंने दे दिया, अब लाइए मेरा पैसा। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या इंडिजेंट पर्सन जो मुकदमा हारा है वो अपील भी कर सकता है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडिजेंट पर्सन है वो सेक्शन में नहीं है, ऑर्डर 33 में है। इसकी अपील भी ऑर्डर 44 में है, 44 में। अब जो भी इंडिजेंट मुकदमा हारा है या जो भी इंडिजेंट संतुष्ट नहीं है वो अपील कर सकता है अपीलेट कोर्ट में, ऑर्डर 44, आदेश 44 में। ठीक है, पल्लवी समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, देखो आप समझ लोग में आ सब रहा क्लियर करते जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा CPC पढ़ने का, क्योंकि जैसे भी फरवरी वरी आएगी फिर कोई नया पेपर का नंबर आ जाएगा। देवकांत क्लियर हो? देवकांत की आवाज नहीं आ रही है। सुरभि? यस सर। सर जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को इंडिजेंट पर्सन मान लिया कोर्ट ने और डिक्री हो गई, तो जब दोनों इंडिजेंट पर्सन है तो कंपनसेशन कैसे पे करेगा? देखिए, एक को बनेगा डिक्री होल्डर, एक बनेगा जजमेंट डेटर। सर समझ रहे हैं ना? इस बीच में अगर आप लोग की कंडीशन बदल गई, जो जजमेंट डेटर है उसके पास पैसे आ गए, तो आपको डिक्री होल्डर को वो पैसे देने होंगे, और डिक्री होल्डर को जो पैसे मिलेंगे सरकार पहले वो पैसा छीन लेगी। बड़े रफ टफ में बता रहे हैं, जो कोर्ट फीस थी
सरकार कहेगा पहले मेरा दे दो, फिर आपस में निपटारा करो। जो अमाउंट जो नहीं दे पाएगा उतने अमाउंट का वो बन जाएगा क्या? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। देखो अब आपके ऊपर 2 लेबल आ गया, एक इंडिजेंट प्लस इंसॉल्वेंट, निर्धन प्लस दिवालिया। तो देखो दिवालिया के दायित्व से हम मुक्त हो सकते हैं। जो इंसॉल्वेंट होता है परमानेंट नहीं होता, जितने पैसे का आप इंसॉल्वेंट उतना पैसा दे दो आप, हो गए। और जब तक नहीं देंगे तब तक आपका नाम रहेगा दिवालिया। अच्छा, अब आपको लगता है कि मैं नहीं देना चाहता, अपील कर दो। वो अपील में फिर आपको इंडिजेंट का लाभ मिलेगा। अपील दोनों के दोनों कर सकते हो। यही खेल है ऑर्डर 33, ऑर्डर 44। ठीक है, सूरभ ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, आ गया। पढ़िए 2 बार। अर्चना, पूजा इसको पढ़ना 2 बार। अच्छा, और कल देखिए आप लोग क्या क्या पढ़े रहोगे। सबसे पहले आप लोग पढ़े रहोगे इंटर प्लीडेड सूट, सेक्शन 88, धारा 88, अंतर अभिवचनीवाद, ऐसा वाद जो प्लेंटिव में चलता है। चलो नया खेल देखना कल। सर हाँ सर बोलो, हाँ बोलो भाई अभिषेक। सर ये बोल रहा है सर, ये जो 1908 में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंडिजेंट पर्सन के लिए जो कैलकुलेशन किया गया था 1000 रुपीज, तो इसका मान लीजिए अगर आज के समय में करते हैं तो इसका इंडेक्सेशन होगा ना? हाँ, इसका जो है वो जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाएगी। जी, देखो हम इंडेक्सेशन बेस्ड होगा ना? पहले आप ये समझ जाओ, जी जो जी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 है, जी 45, ये जी कहा गया कि जब कभी किसी भी जज के पास कोई मुकदमा आता है और वो मैटर कोई टेक्निकल मैटर से जुड़ा होता है, तकनीकी, तो वो तुरंत क्या करता है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेता है। जैसे जो जब सीपीसी हम लोग की बनी, जो 1000 रुपया रखा गया, तो आज जो निर्धन व्यक्ति जिसको आज माना जाता है पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो क्या माना जाता है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बीपीएल कार्ड बनता है? कितने लोगों का बनता है मालूम है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बीपीएल कार्ड बनता है? कितने वो उनकी उनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? शायद 36,000 से कम रहता है, कंफर्म नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति 32,000 था, अभी हमको एग्जैक्ट हमको भी इस समय नहीं याद है। ऐसा व्यक्ति जो एक साल में, नहीं 36 थी, एक महीने में 3,000 से कम कमा रहा है, एक साल में 36,000, उसको कहा गया पॉवर्टी लाइन के नीचे, उन्हीं का बीपीएल का कार्ड बनता है। ठीक है, तो कल आप लोग क्या करोगे, धारा 88 पढ़े रहना, इंटर प्लीडेड सूट, उसी पर कल आप लोग से चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब अगर टाइम बचेगा तो आप लोग को फिर टेम्परेरी इंजेक्शन भी बताएंगे, टीआई जिसको कहते हैं ऑर्डर 39, और उसी पे जुड़ा हुआ है रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है सर, नोटिस अगर आम जनता को भेजना हो तो इस यही सेक्शन से भेजेंगे क्या? नहीं सेक्शन भाई, 80? आम जनता के लिए कोई नोटिस नहीं है। आम जनता दिन भर खाली रहती है। आम जनता तो चौराहे पे जैसे में चाय आप पीते बताएं नजर आ सर, जाएगी। हाँ बोलिए। जैसे में आप बताएं कि किसी को सूचना देना है कि किसी को मेरा नहीं, मतलब किसी को नहीं, गवर्नमेंट को और अथॉरिटी को। जनता को अगर मतलब कोई भी पर्सन है तो उसको बताना है कि सूचना किस कुछ लीगल नहीं, सूचना देना है। सीधे प्लेट की कॉपी भिजवाइए और वो देगा WS 30 या 90 दिन, नहीं देता एक्स पार्टी जजमेंट लीजिए। आम जनता तो खाली है, देर भर घूमती है। ओके, क्या चाय की दुकान पे देखो सब खड़े यस होंगे।